तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में क्या किए थे हम लोग? 70 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए थे मॉडल पेपर से। अब 70 के बाद का देखते हैं। 71 से 100 तक आज देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो देख लो। तो देख लेते हैं आगे। ये आ गया ज्योमेट्री से क्वेश्चन। क्या है? रुको, एक और पेन एक अच्छा से चूज करें। ये नहीं है, ये तो लगता है स्केच है। ये पेन है क्या? अच्छा, कलर अच्छा नहीं है। हम्म, चलो ठीक है, ये सब अच्छा है। कलर इसको बस रेड कर लो। ठीक है, चलो। तो ये आ गया ज्योमेट्री से क्वेश्चन। ठीक है, क्या करा? ए बी सी त्रिभुज है और त्रिभुज पी क्यू आर है। ये दोनों आपस में समरूप है। एंगल ए दिए हुए, एंगल क्यू दिए हुए, एंगल सी निकालने को कह रहा है। तो एक बार इसको फिगर बनाओ। चलो, फिगर कैसे बनाएंगे? देखो, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और ये ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। तो जब समरूप त्रिभुज त्रिभुज होता है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे ए के संगत पी बराबर होंगे, बी के संगत क्यू बराबर होंगे और सी के संगत आर बराबर होंगे। तो देखो, ए दिए हुए, सी दिए हुए, तो अगर बी दिए हुए होता तो हम सी निकाल लेते। तो बी तो यही है। क्या होता है बी? कि बी और क्यू दोनों के आपस में बराबर है। यानी कि अगर क्यू 84 है तो बी भी कितना है? 84 है। यानी कि हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एंगल ए 42, एंगल बी जो कि एंगल क्यू के बराबर है तो ये 84 हो गया, और एंगल सी निकालने को कह रहा है। तो हमें पता है कि तीनों एंगल को जोड़ते हैं, ए बी और सी। तीनों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू 42, 84, एंगल सी बराबर 180। जोड़ दो, 126 प्लस एंगल सी बराबर 180। 42 और 84 को जोड़े तो कितना गया? 126 और प्लस सी, और ये बराबर 180। तो एंगल सी निकालना है तो 180 में 126 को घटाना है। घटा दिए तो हो गया 6 4 10, और ये 7 से 2 5 54। कितना आ गया? 54 डिग्री। तो एंगल सी का वैल्यू 54, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर। त्रिभुज पी क्यू आर में ये दिए हुए हैं। तो ये देखो, ये फॉर्मूला है, देखते एक साथ। कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय में अगर हम लोग ऐसे देखें, ये पी आर स्क्वायर बराबर है, यानी कि पी आर क्या होगा? कर्ण होगा। पी आर कर्ण होगा, यानी जो बचा है वो क्यू है। और क्यू पे कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कौन सा डिग्री? 90 डिग्री, क्योंकि कर्ण के सामने 90 डिग्री होता है, 90 के सामने कर्ण होता है। तुम जैसे देख सकते हो। तो क्यू का मान कितना हो गया? 90 डिग्री हो, क्यू का मान 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी। अब कहा जा रहा है कि यहाँ से एक लंब है जिसका वैल्यू डी है, और ये जो लंब होता है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होता है। मान लेते हैं कि इसका लेंथ x है और इसका लेंथ x है, तो ये टोटल कितना हो गया? 2x। कितना हो गया? 2x। तो ये भी लेंथ 2x हो गया और ये भी लेंथ 2x हो गया। क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर है। अब ये AD स्क्वायर बराबर पूछ रहा है वैल्यू, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर AD स्क्वायर बराबर फॉर्मूला में अगर देखें, इस त्रिभुज में ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में देखेंगे तो AD स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, माइनस CD का स्क्वायर। अगर दूसरे त्रिभुज में देखें, कौन से दूसरे त्रिभुज में? इधर वाला त्रिभुज में। तो इधर वाला त्रिभुज में देखेंगे, हाईलाइट करते हैं, रुको कलर चेंज करके। अब देखो यहाँ पर ये वाले त्रिभुज में देखेंगे, हम कौन त्रिभुज है? 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बन रहा है तो क्या हो गया इसका? AD निकालेंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर जो कि AB है, माइनस ये BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब इन दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड नहीं करना है तो एक बार वैल्यू रख देंगे। ठीक है, रुको। AD हमें चाहिए ना, AD हमें चाहिए। AD का लेंथ हमें तो पता नहीं है, तो देखो AD और AD जोड़ दिया था, 2AD का स्क्वायर हो गया। अब ऐड करें तो इसको भी तो ऐड करेंगे, AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब इन दोनों को भी ऐड करेंगे, माइनस CD का स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखो वैल्यू रखो, 2AD का स्क्वायर। वैल्यू कैसे कहेंगे? AC, AC कितना है? देखो AC यहाँ से यहाँ तक है 2x है,
तो 2x का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, इसको ऊपर दे रहे, चलो ठीक है। अब प्लस ए बी का भी वैल्यू तो सेम है, देख लो ऊपर एक बार। ए बी का वैल्यू कितना है, 2x है, क्योंकि सभी आपस में बराबर है, तो ये कितना हो गया, 2x का स्क्वायर। ठीक है, और ये होल स्क्वायर हो गया। माइनस सी डी कितना है, सी डी है एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर। माइनस बी डी भी कितना है, बराबर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर का काम नहीं है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो स्क्रॉल। अब देखो 2 AD का स्क्वायर बराबर, ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस वन प्लस हो गया। अब ये कितना हो गया, 2AD का स्क्वायर बराबर कितना, 4, देखो एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में तो जोड़ दिए तो 8, 8 में से 2 गया 6, तो कुल कितना हो गया 6x स्क्वायर। अब ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो AD स्क्वायर बराबर 6/2x स्क्वायर, तो 2 हो गया 3, यानी AD स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। अब आंसर में मिलाना है हमें। अब ध्यान से देखना क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम इधर कर रहे हैं स्क्रॉल, अब देखो ठीक से, 3x स्क्वायर। हमें यहाँ पर एक आया क्या, AD स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यहाँ पर एक और लिख दे रहे, AD स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3x स्क्वायर। तो देखो कोफिशिएंट 3 है, तो कहीं पर 3 है क्या, देखो इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3/2 है, इसमें 3 है, 3 है, तो यानी कि डेफिनेटली ये होगा कि 3/2 नहीं है। अब देखो CD है, CD कहाँ पर है, C से D ये है, C से D ये है, और x का मान भी CD है, नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता दें, देखो 3 है, 3 x है ना, x का वैल्यू क्या माने थे हम लोग, x ये वाला वैल्यू माने थे और ये वाला मान माने थे, तो ये CD है और ये क्या है, BD है। अगर यहाँ ये BD भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर इसको CD का स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या कह सकते हैं, दूसरे भी रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर ये आंसर नहीं आएगा। जैसे x का x स्क्वायर, जैसे कि 2x है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2x के फॉर्म में भी, AC के फॉर्म में भी, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर सीधा सीधा आंसर मिल रहा है DC के फॉर्म में। देखो ना सभी जगह पे क्या है, CD है, CD है, CD है और CD है, तो हमें दूसरा एंगल क्यों दिमाग लगाना, यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो ऐसे दूसरे भी AB या AC के रूप में, AB या AC के रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हम यहाँ पर ऑप्शन देखो, सब में CD है, CD है, CD है, CD है, तो CD के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो CD वाले में कौन हो गया, यहाँ पर देख लो x का वैल्यू क्या माने थे, CD माने थे और BD माने थे, यहाँ पर देख रहे हो ना फिगर में, ये यहाँ भी x माने और यहाँ भी x माने हैं, तो CD लिखे चाहे BD लिखे, दोनों आंसर सही है। और यहाँ पर CD के फॉर्म में, और CD में कितना गुना है, 3, तो 3CD हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर 73 का। 24 देख लेते एक बार, ये मिटा दें, मिटाओ मिटाओ मिटाओ, ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में बिंदु DE क्रमशः भुजाओं AB और AC पड़े, तो पहले त्रिभुज ABC बना देते हैं हम लोग, त्रिभुज ABC। ठीक है, अब क्या कह रहा है, DE क्रमशः AB पर, AB पर कौन है, D है, AB पर कौन है, D है। ठीक है, और AC पर कौन है, E है, तो AC पर कौन है, E है। इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC के, यानी कि D से E जो मिला दी ये पैरेलल है, ये और ये समांतर एक दूसरे के, और AD बटे DB, AD यानी ऊपर वाला हिस्सा 4 और नीचे वाला हिस्सा 5 है, तो AC का वैल्यू 18 दिए हुए, AC का वैल्यू टोटल दिए हुए 18। अब कह रहा है AE का वैल्यू, ये ऊपर वाला वैल्यू निकाल रहा है। तो इसके लिए हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये थेल्स प्रमेय कहता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, क्या नहीं लेना, कैसे, आराम से फिगर बन जाएगा। जैसे इधर वैल्यू किसका दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक का, तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 और 5 9। तो यहाँ देखो, ये ध्यान से देखो, ये दोगुना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, 9 दूना 18। तो ये जो ऊपर ए का पूछा, तो इधर भी ऊपर क्या देखेंगे, तो ऊपर कौन है 4, तो ये भी दोगुना हो जाएगा। अब दोगुना हो जाएगा तो क्या बनाएंगे, इसको 8 बना देंगे इसका, यानी ए कितना हो जाएगा 8। सो इजी। ठीक है, फिर से अगर देखना तो फिर से बता रहे हैं, समझो यहाँ पर ये त्रिभुज है ABC, और इसमें ये क्या है, DE पैरेलल है। ये कह रहा है 4 है और ये कह रहा है 5 है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिए हुए 18, तो इधर से इधर का पूरा लंबाई कितना होगा, 4 और 5 9। ये 9 दिखा रहा है किसको, 18 को, तो ये 4 किसको दिखाएगा, दोगुना हो रहा है, ये भी दोगुना होगा, यानी 4 दूना 8 होगा। ठीक है, इतना आसान है ये।
75। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यूनकोण की माप कितनी होगी? समद्विबाहु समकोण यानी समकोण तो हो लेकिन ये दोनों बराबर भी होना चाहिए, यानी ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई आपस में बराबर होना चाहिए ना, ऐसे। तो कह रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होगा? तो जो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज में जो ये बराबर भुजा है उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण, एक कोण थीटा है या एक्स है, तो दूसरा एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, इसको फिर से एक बार बना देते फिगर। ये मिट क्यों नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है पेन में मेरे, या पीसी में गड़बड़ हो गया, पता नहीं। चलो देख लेते हैं। ये हमें समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी 90 डिग्री तो है, साथ में ये और ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। बराबर होगा तो इसको कैसे करेंगे वो देखो एक बार। तो कुछ गड़बड़ है जरूर। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा होगा तो दूसरा एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि बराबर है। अब बताओ, तीनों त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना है? 180, यानी ये तो 90 हो गया। तो 90 प्लस थीटा बराबर कितना? 180। तो 90 प्लस 2 थीटा बराबर 180। 2 थीटा बराबर 180 माइनस 90, तो 2 थीटा बराबर 90। तो ये 2 से 90 के खत्म हो गया, ये बच गया 45 डिग्री। इसको यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ लिख देते 45 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री का हो गया। यानी कि जो दो न्यून कोण बचा है वो कितने डिग्री का होगा? दोनों का दोनों 45 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 के ऊपर कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाइयां 7 और 10 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात जब भी पूछेगा तो इसका स्क्वायर होगा, 7 तो 49 और 100, 49 और 100। ठीक है, क्या होता है? क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, दो त्रिभुज है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, नीचे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या होगा? इसका एक भुजा, इसका दूसरा भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। कोई भुजा ले सकते हैं तीनों में, ऊंचाई भी ले सकते हैं, परिमिति भी ले सकते हैं, है ना, परिमाप भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो ए बी यानी पहली भुजा कौन है? 7, और नीचे वाली भुजा 10, तो 7 और 10 का स्क्वायर यानी कि 49/100 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्शरेखाओं के बीच की दूरी होगी। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा, एक है वृत्त, फिर से इसको खींच ले एक बार। ठीक है, सर्कल बन गया। अब क्या कह रहा है? इसकी त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस वृत्त त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं और दोनों कैसी है? समांतर है। कैसी है? समांतर है। तो ये हो गया, ये हो गया, एक दूसरे के समांतर। और ये एक दूसरे के समांतर होगा तो ये हमेशा व्यास के किनारों पर होगा। किसके किनारों पर होगा? व्यास के किनारों पर। तो क्या स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? अब चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा व्यास है, यहाँ से यहाँ तक व्यास है, तो व्यास है तो यही तो दूरी पूछ रहा है ना, इन दोनों के बीच में दूरी 4.5 इधर, 4.5 इधर, तो 4.5 इधर, 4.5 इधर, तो टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। खत्म। और हमेशा देखना, जैसे कि कभी भी स्पर्श रेखा खींचोगे किसी भी बिंदु पर, तो ये यहाँ मान लो बिंदु पे खींचे और यहाँ बिंदु पे खींचे। ठीक है, इसका इंक चेंज कर दे थोड़ा सा तो फिर समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, मान लो कि यहाँ से खींचे कि ये गया इधर और ये गया इधर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा? टच करेगा। क्या करेगा? टच करेगा। समांतर होगा मतलब एक दूसरे को टच ना करे। टच ना होने का मतलब क्या है कि दोनों जो होगा त्रिज्याओं से बराबर एंगल बना रहा होगा, 90-90, और ये एक ही भुजा पे होगा, एक ही रेखा पर होगा, तभी ये एक दूसरे के पीछे जा सकता है, नहीं तो फिर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं कट हो जाएगा। अगर वृत्त के किसी भी दो बिंदु से हम लोग खींचेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा? एक दूसरे को टच कर जाएगा। एक ही वह बिंदु है जहां पर से टच नहीं करेगा, वो रेखा कौन सी होगी? वो होगा, वो होगा व्यास। क्या होगा? व्यास। ठीक है, समझ में आई बात? तो व्यास पर ही होगा। तो व्यास के बीच, व्यास की लंबाई कैसे करते हैं? त्रिज्या को दोगुना करके, तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका की जा सकती है? बाह्य बिंदु से देखो एक बार, ये वृत्त, ये बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शिका? एक ऊपर टच करते हुए, एक कट हो गया, नीचे टच करते हुए ना, ये दूसरा, तो दो होंगे। कितने होंगे? दो होंगे। इसके क्वेश्चन और भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये देख लो, इस पे पुराना वीडियो बना हुआ है 1 साल पहले का, वो भी देख सकते हो तुम, अगर समझना है तो अच्छे से, नहीं तो फिर बाद में चैप्टर आएगा तो प्री जो नए बच्चे होंगे उनको समझ में आएगा, बाद में तो नहीं आएगा। चलो, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो कितने स्पर्शिका खींची जा सकती है? एक भी नहीं। अगर वृत्त पर वो बिंदु है तो कितने स्पर्शिका खींची जा सकती है? एक बिंदु। अगर वृत्त के बाहर है तो कितने स्पर्शिका खींची जा सकती है? दो। ठीक है, अगर वृत्त के अंदर वृत्त है और दोनों टच कर रहा है तो कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है?
एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा। अगर वृत्त है और एक दूसरे को कट कर रहा है तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? 2। अगर वृत्त है दोनों को एक दूसरे को टच कर रहा है तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? 1, 2 और बीच में 3। अगर दोनों एक दूसरे से दूर है तो कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? 1, 2, 3 और 4। ये ध्यान रखना। अगर अंदर है और टच कर रही है तो 1, बाहर एक इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरे को कट कर रही है तो 2 और दूर हो गई, टच कर रही है तो 3 और दूर हो गई, जो टच भी नहीं कर रहा है तो 4। इतनी स्पर्शरेखाएं हैं जो बन रही है। इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। स्पर्श रेखा से ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्या कह रहा है? यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए पी बी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि ए पी बी 50 डिग्री तो ए ओ भी निकाले। तो पहले फिगर बनाओ, फिगर बनाओगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो, एक वृत्त है, ठीक है, ओ केंद्र है इसका, ठीक है, तो इसको शेप अच्छे से करते, ठीक है ना, समझ में आएगा। इधर गया ऑटोमेटिक शेप, ठीक है, सर्कल हो गया। अब इसमें पी और पी भी एक स्पर्श रेखा है, यानी कि एक इधर गया और एक इधर गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हो गया पी एक बिंदु, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। अब बीच में केंद्र हो गया ओ। अब यहाँ ओ से इसको मिला दी, मिला दो मिला दो मिला दी, ठीक है। अब क्या करा? ए पी बी, ए से गए पी, पी से गए बी, यानी ये पूरा बड़ा वाला एंगल। एक कलर से चेंज कर दूं थोड़ा सा, कलर कलर, चलो, ये पूरा एंगल कितना डिग्री का है? 50 डिग्री का है, ठीक है। अब क्या ए ओ बी निकालो, ए ओ बी निकालो, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये निकालो। ये तो देखो, जब हम लोग केंद्र से स्पर्श रेखा पर ये डालते हैं लाइन तो ये 90 डिग्री बनता है और ये भी एक 90 डिग्री बनता है। ये एक चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा? ये देखो, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। दो भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, ठीक है ना। चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों भुजा का योग 360, सॉरी चारों भुजा नहीं, चारों कोनों का योग 360 होता है। ये 90 और ये ऊपर 90, तो 90 90 180 खत्म। ये टोटल कितना था? 360, जिसमें से ये 90 और ये 90 ऑक्युपाई कर लिया, यानी 180 घेर लिया। 180 घेर लिया तो बचा कितना? 180 बचा। यानी कि ये दोनों मिलकर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलकर कितना डिग्री बनाएगा? ये दोनों मिलकर बनाएगा 180 डिग्री। ये 50 है, कितना है? 50 है, तो ये कितना बचेगा? तो ये बचेगा 130। कितना बचेगा? 130। सिंपल, समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। समझ में नहीं आया तो इसके एक और वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि ये तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यहाँ दी गई आकृति में ओ एक केंद्र है जिसमें ये 30 डिग्री बनाए हुए, ये कौन 30 डिग्री है? अब बोला ओ बी ए, ओ बी यानी ये वाला कौन बताना है। तो बहुत ही आसान है। देखो, ये क्या है? ये त्रिज्या है। ये क्या है? ये भी एक त्रिज्या है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? उल्टा पुल्टा। चलो, ये एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या, तो त्रिज्या तो दोनों आपस में बराबर है। तो आपस में बराबर है तो उसके सामने वाले कौन? ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो 30 प्लस थीटा प्लस थीटा। त्रिभुज के 3 कोण है तो तीनों कोणों का जोड़ 180, तो थीटा थीटा 2 थीटा, 30 उधर चला गया तो ये हो गया माइनस में, तो 2 थीटा इक्वल टू 150 घटा देने पर, और थीटा इक्वल टू 150/2, जो कि कट करोगे कितना? 70 डिग्री। यानी कि ये कितना डिग्री का? 75 है, 75। और ओ बी ए चाहिए, ओ बी ए चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए था। तो दोनों तो 75 ही है, ये पूछे चाहिए, ये पूछे, आंसर हो गया हमारा 75। बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र से, ठीक है, तो त्रिभुज वृत्त बनाना, ठीक है, केंद्र हो गया ये, ठीक है। अब इससे कितना? 17 सेंटीमीटर दूर, तो 17 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर, ठीक है, ये एरो हो गया, डॉट समझ जाना। एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई, यानी यहाँ से स्पर्शरेखा खींची जा रही है। इस बिंदु का नाम लेते हैं पी, इस बिंदु का मान लेते हैं ए, ये हो गया ओ। क्या मजाक है, बताओ ना। ए लिखिए और क्या बन गया? ये ए, ठीक है। ये पी, ये ए, ये ओ, सेंटर है, और ये। अब कह रहा है 17 सेंटीमीटर, तो ये पी ए निकालिए। तो बताओ, ये जो हम लोग खींचेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर जब हम केंद्र से वृत्त त्रिज्या लाएंगे तो वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने कौन बन रहा है? ये ओपी बन रहा है। कलर चेंज करो, कलर चेंज करो, हो जा,
ये वाला, ये ओपी जो दिख रहा है, ये ओपी क्या है, ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने, तो ये कर्ण हो गया। तो ओपी का स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर प्लस ओए का स्क्वायर। तो बस रखना बनाना है, जैसे ओपी का स्क्वायर, ओपी कितना है, ये यहाँ से केंद्र से कितनी दूर है, केंद्र से दूरी कितनी है, 17 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर ओपी कितना हो गया, 17 का स्क्वायर बराबर एपी, एपी कितना है, यानी कि केंद्र ये स्पर्शरेखा की लंबाई, स्पर्शरेखा की लंबाई निकालनी है, हमें नहीं पता, तो एपी का एपी स्क्वायर लिख दे रहे हैं प्लस ओए, ओए कौन है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, 8 है, ये हो गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर इधर है तो माइनस और ए का स्क्वायर। तो तुम कहोगे कि 17 का स्क्वायर लिख क्यों नहीं दिया और 8 का स्क्वायर लिख क्यों नहीं दिया, लिखने का मन है लिखो, नहीं लिखने का मन है नहीं लिखो। जैसे कि 280, जैसे ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ये भी तो फॉर्मूला है, ये भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया। अब इसको करने का मन है तो करो, नहीं करने का मन है तो जो स्क्वायर करके डायरेक्टली घटाने का है वो कर सकते हैं। तो 18 में से 7 गया, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पर, तो 18 7 25 गुना 18 में से 7 गया 9, और इस नंबर 225, ठीक है, बराबर कितना, देखो गुना करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, क्यों नहीं करो बता रहे, ये एपी का स्क्वायर हमें क्या निकालना, एपी स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आएगा, तो 25 गुना 9, ये हो गया हमारा एपी, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखो, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 हो गया और 9 का 3 हो गया, एपी यानी 25 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आसानी से बन गया, तो चूंकि देखो गुना कर भी देते तो आता है कितना, 225, हमें याद है कि 225 किसका 15 का डायरेक्टली, लेकिन ये दिक्कत कब करेगा, ये नंबर बड़ा बड़ा है, क्या होगा, एक तो गुना करने में टाइम लगेगा, जैसे मान लो कि 25 रहता और रहता 36, अगर मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट पता करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करो गुना करोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर इसी को रूट में रखे तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया 30 हो गया, ठीक है, तो आसान हो जाता है। अब गुना करोगे तो लंबा जाएगा ना, चलो आगे देखते हैं, इसलिए इसे बचा करो इस क्वेश्चंस को। हाँ, तो ये 82 नंबर देख लेते हैं, ये नोट करना पाँच करके मिटा दे रहे हैं, अब 82 आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, रुको एक मिनट, साफ हो जा साफ, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा है, एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना है, घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3 इंटू किनारे की लंबाई, किसकी लंबाई, किनारे की लंबाई, साइड का स्क्वायर, इसको हम लोग किनारे की लंबाई को क्या दिखाते हैं, ए से या एल से दिखाते हैं, तो एल, ठीक है, विकर्ण बराबर √3 गुना किनारे की लंबाई जो एल नाम से दिखा रहे हैं, तो विकर्ण जो है 5√3, इधर कितना है √3 गुना एल, तो ये 3 से 3 खत्म हो गया, एल बराबर कितना गया 5, यानी कि किनारे की लंबाई कितनी आ गई 8। हमें निकालना क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है घन का 6L स्क्वायर होता है, 6 इंटू एल यानी 5 का स्क्वायर, 6 गुना 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्का 150, 150 आ गया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हुआ, हाँ, यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या समान हो तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, क्या बोल रहा है कि शंकु और बेलन दो है, उसकी त्रिज्या ऊंचाई समान है तो उसके आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात, तो फॉर्मूला लगाओ, पहले किसका है, पहले बेलन, तो बेलन के आयतन का अनुपात कितना होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब शंकु का बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच खत्म, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 हो गया, नीचे 1 हो गया, 3:1 आंसर हो गया। 84 सुराही का संयोजन है, सुराही कैसा होता है, सुराही होता है एक बड़ा सा इसका गर्दन होता है और नीचे एक बड़ा सा ऐसा गोला होता है, तो क्या बोल सकते हैं, गोले के ऊपर एक सुराही है, मतलब कि क्या है, बेलन है, तो गोले के ऊपर बेलन है, क्या गोला और बेलन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये अर्धगोला कर सकते हो तो अर्धगोला नहीं कर सकते, कि ये ऐसा होगा तो ये गोला बंद होगा, ठीक है, अब ये थोड़ा सा रह जाता है, यही तो सुराही कहलाता है ना, तो गोला और उसके ऊपर क्या बेलन, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं सुराही को, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये कन्फ्यूजन करता रहता है, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पॉपुलर हो गया, कौन सा, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट के द्वारा बनाया गया कोण, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 45 डिग्री में कितना डिग्री घूमेगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो कैसे करेंगे, ये हमारा ये घड़ी है, मिनट की सुई यहाँ थी, ठीक है, 45 मिनट में मतलब ये देखो, पहले ये यहाँ पर देखो 3 होती है, यहाँ पर होता है 6, यहाँ तो 12 से शुरुआत हुआ होगा मान के चलो, और यहाँ पर है 9,
ठीक है। तो ये घूमकर 45 मिनट कहाँ पहुंची, यहाँ पर पहुंच गई, यानी ये वाला लाइन। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, यानी कि ये घूमकर यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ तक पहुंच गया तो कितना डिग्री घुमाइए, ठीक है, देखो हर ये जो एंगल बना है, जैसे 12 से 3 90 डिग्री, और 3 से 6 90 डिग्री, और 6 से 9 फिर से 90 डिग्री, यानी कि टोटल कितना घूम गया, 9 से 27 270 डिग्री। सिंपल, कितना डिग्री, 270 डिग्री, कोई दिक्कत, ठीक है। कैसे किए ये तुम समझना है तो ये इससे समझ सकते हो, जैसे कि टोटल कितना मिनट है चक्कर लगाने में, 60 मिनट, और डिग्री कितना है 360, तो 1 मिनट पे 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 45 मिनट कितना, 45 गुना 6, 270। तो ऐसे भी तुम देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मर्जी वैसे बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी। अर्धवृत्त की परिमिति, कुल परिमिति है, ध्यान देना क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त क्या है, एक वृत्त का ये आधा हिस्सा और ये बीच में ये वाला हिस्सा, तो कुल परिमिति बोल रहा है, नहीं क्यों ऐसे ले रहा है, ये सही बात, इसको हटाओ, रुको, ठीक है, ये हो गया हमारा अर्धवृत्त, ये हो गया। देखो अगर बोलता सिर्फ परिमिति परिमाप, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को लेते हैं, जो कि क्या हो जाता है, जैसे पूरा एक गोल होता है, उसका होता है फॉर्मूला 2πr, लेकिन हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेते तो ये 2 से डिवाइड देते, आधा हो जाता है सिर्फ पाई आर। लेकिन इस पाई आर में ये ऊपर वाला लाइन जुड़ जा रहा है, ऊपर वाला लाइन जुड़ जा रहा है, इसका क्या होगा, इधर आर इधर, यानी 2r जुड़ जाएगा, 2r जुड़ जाएगा, तो r कॉमन हो गया, पाई+2, आर कॉमन हो गया, और बच के क्या, पाई+2, कहाँ है आर, पाई+2। तो आर देखो, आर का वैल्यू कितना, त्रिज्या 10 है, तो आर की जगह पे क्या लिखते हैं, 10 गुना पाई+2। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, याद है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। 86 87 देखो 87, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या नहीं व्यास है, कि एक गोले के द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, यानी कि जितना आयतन उसका गोला का होगा उतना ही हवा विस्थापित करेगा, यानी गोले का आयतन होगा वही होगा किसका आयतन, हवा का आयतन, जो विस्थापित हुआ उसके द्वारा। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, यहाँ पर मैथ्स है लेकिन इसमें भी आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया गया है, क्योंकि इसके अनुसार क्या कहता है कि किसी भी कंटेनर में, ठीक है, या फिर हवा हो चाहे पानी हो, तो उसमें अगर कोई वस्तु डुबाई जाती है तो जितने आयतन उस वस्तु का होता है उतना ही पानी विस्थापित हो जाता है, ठीक है। अगर ये पूरा भरा हुआ है तो ये बाहर गिर जाएगा, अगर इतना भरा हुआ है तो ये पानी का लेवल उठ जाएगा उतने आयतन में, ठीक है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, तो ये यहाँ पर वो दे दिया है। चलो आगे देखो, व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है गोले का आयतन, आयतन को वी से दिखाते तो हम वी दिख रहे नहीं दिख रहे, और 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो आंसर में पाई रहने दिया है, सिर्फ एक को छोड़कर, तो पाई रहने देते हैं हम भी लोग, क्यों क्यों देखते बताते हैं। आर का वैल्यू 3 3 3, देखो पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं, तो नीचे 7 तो कहीं कटता नहीं, ऊपर कटने वाला है क्या, 4 नहीं कटने वाला है, 3 में कटने वाला है, लेकिन नीचे 7 रहता, तो नीचे इसमें 7 कहाँ गया, अगर ये आंसर होता तो, लेकिन है तो नहीं, इसलिए इसको तो छोड़ ही दो, भूल, यहाँ हो गया, इसको छोड़ दो, थोड़ा सा दो के लिए मिटा दो इसको। अब क्या करेंगे, 4/3, देखो 3 से 3 खत्म हो गया, तो देखो 4 गुना 3, 4 12 12 36, यानी 36, और ये हो गया पाई, तो पाई रह गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। 88, फिर त्रिज्या वाले वृत्त के कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड कितना का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सिंपल है, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सॉरी, यहाँ पर देखो त्रिज्या कितना है, पी है, तो आर की जगह क्या लिख देंगे, पी, तो क्या बन गया, पाई पी स्क्वायर थीटा बटे 360, सिंपल। ये आंसर कहाँ है, पाई पी, ये 180 है, ये नहीं होगा आंसर, 360 है, पाई पी स्क्वायर, हाँ, तो यही ऑप्शन नंबर हो गया। नीचे देखते हैं नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr स्क्वायर, सॉरी 4πr स्क्वायर गोले का होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr स्क्वायर, क्या होता है 3πr स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर दिए हुए 462, तो उसकी त्रिज्या निकालनी है, तो 3 गुना 22/7 गुना 8 स्क्वायर बराबर 462, तो आर स्क्वायर बराबर 462 गुना 7/2, सॉरी 3 गुना 22, अब 3 से काटो, देखो 6 14 दोबारा कटने वाला, 3 से 3 एकम 3, अब ये हो गया 3 × 5 = 15, 3 × 12,
अब ये 7 बार में कट गया, कितने बार कट गया, 7 बार में, दिख रहा है 22 से 7 बार में कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7, और पहले से एक 7, तो आर बराबर अंडर रूट 7 गुना 7, तो ये तो पता ही है सभी को, 2 बार रहेगा तो एक और बाहर निकल जाएगा, यानी त्रिज्या कितना है 7। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है, यानी कि 7 सही है। कभी कभी ध्यान देना, ये आंसर आएगा 7 तो 7 टिक मत लगाना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बोल सकता है कि ब्याज निकाले, क्या निकाले, ब्याज, तो ब्याज वाले केस में आंसर क्या हो जाता है 14, तो कभी कभी ये आंसर आया 7 तो 7 में डायरेक्टली टिक नहीं लगाना, यहाँ पर देखना है कि है कितना, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ जाएगा। 19 क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 81√3 बराबर √3/4 गुना, देखो भुजा को ए से दिखा रहे हैं हम, तो भुजा निकालना है, बाकी सबको उधर भेजो, 81√3 गुना 4, 4 भाग में था उधर गया तो गुना में, और √3 ऊपर था तो √3 चलाया नीचे, बराबर ए का स्क्वायर, ये खत्म ये खत्म, तो क्या बचा 81 गुना 4 बराबर ए, देखो स्क्वायर था तो स्क्वायर हटा रहे तो इधर क्या रहा है रूट में, तो 9 हो गया 81 का और 4 का हो गया 2, ए, तो ए बराबर क्या हो गया 9 दूना 18, 18 ऑप्शन नंबर डी। तो कितना आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पे, ऐसे नहीं बनेगा तो क्या बनेगा क्वेश्चन, देख लो। 3 पासों को उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कैसे करोगे, याद है कि नहीं याद है, पासे को, इसको पासे को, तो इसका तरीका है पता करने का, एक पासे को उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं 6, अगर 2 पासे को उछालेंगे या 2 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम से 6 का पावर 2 यानी कि 36, और 3 पासे को उछाला जाए एक साथ या एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो उसके कुल संभावित परिणाम होने के होंगे 6 पे पावर 3, जिसका वैल्यू होता है 216, इस तरह से पावर बढ़ता जाता है तो आंसर हो जाएगा 216, ध्यान रखना। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता 0, और कोई होगी ही, कंफर्म क्या है कि होगी ही, एकदम होना है तो होना है, होगी ही, तो उसके लिए संभावना हो जाएगा कितना 1, यहाँ बोला हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है तो 0, इम्पॉसिबल है तो 0, कैन नॉट अगर हो ही नहीं सकता है यानी 0, अगर एकदम 100% चांस है कि होना है तो मतलब 1, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा एक और फेंका गया, पासा फेंका गया तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अच्छा, एक और पासा फेंका जाएगा तो ये बताए थे कि संभावना कितना है 6, कुल संभावित घटना 6, तो कुल संभावित घटना नीचे लिखते हैं, ऊपर क्या लिखना है अभाज्य संख्या, तो बताओ अभाज्य संख्या कौन है, पासा पे आने पर 2 है, 3 है, 5 है, और भी है क्या, जैसे 1 हो, 2, 3, 4, 5 और 6 होता है, तो एक तो ना भाज्य ना अभाज्य, तो इसको दोनों गिनती में हटाएंगे, 4 और 6, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है भाज्य संख्या, तो 2 3 5, 2 3 5 कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए, यानी कि हो गया कितना 3/6 यानी 1/2 आंसर, ठीक है। यानी कि प्रायिकता निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल जो संभावना हो सकता है, क्या क्या, अगर पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, तो कुल संभावित परिणाम ये पूरे हैं, तो संख्या कितनी है 6, तो कुल संभावित परिणाम को नीचे रखते हैं और जो हमारे अनुकूल चाहिए, जैसे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 3 है तो उनकी संख्याएं ऊपर लिखते हैं, तो 3/6 किए तो कट के आ गया 1/2 आंसर, ठीक है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है तो इसके काला रंग के रानी होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। ये हम क्लास में बताए थे कि हर प्रकार के कार्ड जो होते हैं वो 4 होते हैं, क्या होते हैं 4, जिनमें से 2 काले और 2 लाल होते हैं, 2 लाल और 2 काले होते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है काला रंग की रानी, तो रानी भी 2 काले होंगे और 2 लाल होंगे, तो लाल रंग, काला रंग की रानी, तो काला रंग की रानी कितनी होंगी 2, कुल कितने हैं, कुल कितने पत्ते हैं 52, 52 में से कितने रानी चाहिए 2, कट गया तो कितने बन गए 26 दूना 52 यानी 1/26 आंसर 1/26, नहीं समझ में आया, तो कार्ड एक बार देखना समझ में आ जाएगा, फिर से बता रहे हैं, ताश के पत्तों में सभी कार्ड चाहे वो के हो, क्यू हो, जे हो, सभी के सभी कितने होते हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं 4 होते हैं, गिनती वाले भी 10 9 8 ये सब होते हैं, वो सभी कितने कितने 4 4 4 होते हैं, सभी 4 होते हैं, ठीक है। अब बात की जाएगी रानी की, रानी 4 है, टोटल कितने पत्तों में से 52, लेकिन इस 4 में भी लोचा है कि 2 काले होंगे और 2 लाल होंगे, और हमें क्या चाहिए काला चाहिए, तो काला कितने हैं 2 ही है ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे 2, हमारे अनुकूल जो होना चाहिए 2,
छाट छाट के आंसर आ गया 26। कितना आ गया 26। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सीरीज नहीं आनी, एक भी सीरीज नहीं आने की प्रायिकता। तो दो सिक्कों को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? देखो दोनों में पहले हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल हो सकता है। तो ये चार संभावना है जो कुल आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक भी शीर्ष नहीं चाहिए, यानी एक भी हेड नहीं चाहिए। इसमें हेड है नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। इसमें हेड है, हाँ है, तो इसको भी हेड नहीं लेंगे। हमको एक भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं हेड। इसमें भी हेड है, हाँ है, नहीं चाहिए। इसमें हेड है नहीं, तो इसको लेना पड़ेगा। यानी हमारे अनुकूल जो हमें चाहिए वो एक ही संभावना, एक ही इवेंट चाहिए, एक ही घटना चाहिए, लेकिन टोटल घटना कितना हो सकता है? चार, यानी कि आंसर 1/4 हो सकता है आंसर हमारा 96। बहुलक याद करना, सबसे इजी क्वेश्चन बहुलक है। यानी कि देखो सबसे रिपीटेशन कौन कौन आ रहा है? 23 कितना आ रहा है? 1 2 3। 23 कितनी बार आया? 3 बार आया, ठीक है। और देखते हैं 20 एक बार और कहीं पर है। ये रेस से छट गया, क्यों? जो सबसे ज्यादा आ रहा है वही बहुलक होता है, तो ये तो रेस से छट गया क्योंकि एक बार है। 22 देखो एक बार है और 2 बार है, तो ये भी रेस से छट गया, क्यों? क्योंकि ये 2 ही बार आ रहा है, 3 बार मैक्सिमम था। 37 यहाँ पर है और है नहीं। 24 यहाँ पर है ही नहीं। 19 है ही नहीं। 17 है ही नहीं। यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा? 23, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार है। तो जो ज्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। यदि 5 आंकड़े इतना, माध्य 14 है, माध्य कैसे निकालते हैं? सभी का जोड़कर डिवाइडेड बाय संख्या, यानी कि x को जोड़े किसके साथ? x+1 के साथ, ठीक है। फिर उसको जोड़े x+2 के साथ, फिर उसको जोड़े x+3 के पास साथ, फिर उसके साथ जोड़े x+4 के साथ। तो कितनी संख्याएं होंगी? थोड़ा सा इसको स्लाइड करते रुको। तो कितने? 1 2 3 4 5, और 5 बोल भी रहा था तो डिवाइडेड बाय 5 बराबर कितना आ रहा है बताओ? बोल रहा है 14 है। 5 उधर जाएगा गुना, तो गुना किए तो 14 गुना 5, 14 गुना 5, और इधर क्या हो गया? x कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार, तो 5x। अब गिनती करो, 1 और 2 3 3 6 6 4 10, यानी कि प्लस का 10। तो 5x + 10 बराबर 14 पे 70। अब 10 उधर माइनस चला जाएगा तो 5x बराबर 70 - 10, तो 5x बराबर कितना आ गया? 60। तो 12 बचे 8, x बराबर कितना आ गया? 12। तो x बराबर, लेकिन क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। x का मान कितना? मान x का मान, x का मान क्या आ गया? 12, तो आंसर क्या हो गया? 12। अगर बोलता है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? x+4, यानी कि x कितना? 12, 12 + 4 16 हो जाता। आंसर क्या हो जाता? 16, सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या खुद x है, तो 12 ही रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सही करो, ठीक है। 98 नंबर कह रहा है, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति माध्य माध्यिका बहुलक तीनों है, ठीक है, लेकिन परिसर नहीं है। क्यों? परिसर एक रेंज को दिखाता है। किसको दिखाता है? एक रेंज को। जैसे कि इसको देखो, ये, इससे मैं परिसर की बात करें तो सबसे छोटा कौन है? 17। सबसे बड़ा कौन है? 37। तो इसमें नंबर कहाँ कहाँ से रिपीट कर रहा है? कहाँ कहाँ से आ रहा है? 17 और 37 के बीच से आ रहा है। तो 37 और 17 के बीच का जो अंतर आता है 20, यही हमारा क्या रेंज है। यानी इस बीच में जो 20 संख्या है, इस बीच में कितनी संख्या है? 20। वही 20 इसका पूरा रेंज है, इस पूरे सर्वे का रेंज है, ठीक है ना। तो रेंज को क्या बोलते हैं? परिसर या परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं, ठीक है। इसको इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब आगे क्या? प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकाले। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका, सिंपल है। माध्यिका निकालना है किसका? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या लिखो पहले। 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7, 9 नहीं लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 13 17 19, क्या 7 हो गई? 8 हो गया, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्या निकालना? माध्यिका। माध्यिका जो बीच में हो रहा है, तो बीच में देखो, कट गया, कट गया, कट गया, बीच में कौन बचा? 2 अंक। तो दोनों अंक बचे तो जोड़कर बटा 2, 18/2, मतलब 9, 9 आंसर। अगर एक अंक बचता, जैसे कि 8 ना बोल के कहता कि 9 अंकों को बताओ, कितने अंकों को बताओ? 9 अंकों को बताओ। कहाँ चला गया है? ठीक है, अब कहता 9 अंकों को बताओ, तो इसको रुको देखते हैं। हम्म, ठीक है, 9 अंकों का रहता, यानी कि 19 के बाद क्या आ जाता? 23 आ जाता।
23 आ जाता, ठीक है। तो बीच में कौन बचा, देखो 3 अंक इधर से हम गायब कर दिए, 3 अंक इधर से गायब कर दिए। अब क्या बचा, ये 7 और ये 13, तो बीच में कौन बचा, 11। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 11, सिंपल, क्योंकि एक ही बच रहा है। लेकिन ये केस जो 8 वाला था, 8वां संख्या, तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, 9। समझ में आ गया ना ये कैसे 9 होगा, जो फिर से बता दे क्या 9 कैसे होगा, देख लो कैसे। क्योंकि हमें पास ये 23 नहीं रखना है, 23 नहीं रखना है, तो रखना क्या है 19 तक, कहाँ तक, 19 तक। तो बीच में कौन बच रहा है, देखो 3 इधर से छिपा दिए, 3 इधर से छिपा दिए, तो बचा कौन बीच में, ये दोनों नंबर बचा 7 और 11। तो जब 2 अंक बचता है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, जो आता है वही हमारा क्या होता है, माध्यिका हो जाता है। काम कर रहा है। क्या बोल रहा है, ये निम्नलिखित है, इसका बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या है, बहुलक वर्ग चुनना है। तो बहुलक वर्ग चुनते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी होती है, वो बहुलक वर्ग होता है। तो बहुल सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 20। तो बहुलक वर्ग कौन हो गया, 20 से 30। और 20 से 30 में उच्च सीमा कौन है, तो 20 से 30 में उच्च सीमा कौन है, 30 है। क्या है, 30। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 30। अगर निम्न सीमा बोलता तो 20, निम्न सीमा बोलता तो 20, लेकिन उच्च सीमा बोल रहा है तो 30। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव खत्म। अब आगे तुम लोगों का काम है, इसको प्रैक्टिस करो, और इसका जो लघु बचा हुआ है, देखो ये लघु है, ठीक है, और फिर उसके बाद दीर्घ है, तो ये सभी हम लोग देखेंगे। और तुम लोग क्या करोगे, देखो एक बार ये मॉडल पेपर है, धीरे धीरे हम इसको बढ़ा दे रहे हैं, तो इसको पॉज कर करके एक बार देख लो, और उसको प्रूफ करो, बनाओ, देखो कैसे बनता है, ठीक है। नहीं बनेगा तो यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन उससे पहले एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। 5 तक क्वेश्चन हो गया, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया, ठीक है। 19 20 21 22 23 तीन हो गया, ये फिगर के साथ 23 देख लो, 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे क्या, लघु के। तो लघु के जितने भी क्वेश्चन है पाउज कर करके ये सभी क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर जहां फंसोगे तो जब हम बता रहे होंगे तुम अपने कॉपी में देख रहे होगे, तो वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर कहीं अटके होगे तो यहाँ पर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करेंगे 30 का 30 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, 1 घंटे का बने चाहे जो, ठीक है। तो कोशिश करो, पहले तुम लोग खुद करो, उसके बाद हम बता देंगे तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, करते रहो।